अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सवाल के बारे में जिसका जवाब हर कोई ढूंढता है, स्पेशली वो लोग जो दूसरे मुल्कों में मूव करना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप मूव करना चाहते हैं, या स्टूडेंट्स वीज़ा ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से कंट्री में जाके उनको पढ़ाई करनी चाहिए और अपना करियर परसू करना चाहिए। आज मैं बात करूँगा यूरोप के उन 3 मेन कंट्रीज़ की जिधर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जाते हैं, जो कि आयरलैंड है, जर्मनी है और यूके है। हम इन तीनों का कंपैरिज़न करेंगे और देखेंगे कि कौन-सा पाकिस्तानी प्रोफ़ेशनल्स के लिए या इंडियन प्रोफ़ेशनल्स के लिए बेस्ट है। तो अगर आप टेक की फ़ील्ड में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं, एआई में काम करते हैं, या आप हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे सैलरी कि कौन-सी कंट्री पाकिस्तानी या इंडियंस के लिए सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, फैमिली रियूनिफिकेशन के रूल्स क्या हैं, इन तीनों कंट्रीज़ में हाउसिंग की क्या सिचुएशन है, जॉब मार्केट कैसी है, सिटीज़नशिप या पीआर आसानी से मिलती है या नहीं, या कितना टाइम लगता है, और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल कौन-सा कंट्री आपके लिए बेहतर है इन 2026 इन द रीसेंट सिचुएशन। हम 3 मेन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आयरलैंड की, जर्मनी की और यूके की। आयरलैंड जो है वो टेक हब है, इंग्लिश स्पीकिंग है, 5 ईयर में पीआर मिल जाती है, टॉप सैलरीज़ होती हैं। जर्मनी में इंजीनियरिंग हब है, ईयू मोबिलिटी बहुत आसान है, लोअर कॉस्ट होती है, स्टेबिलिटी है। यूके में फाइनेंस का हब है। उसके बाद हम एक बिग पिक्चर देख लेते हैं। सिचुएशन जो 2026 में है, बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हर कंट्री के, एक एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट है हर जगह पे। उसकी वजह से जो सिचुएशन आज है वो बहुत डिफरेंट है वर्सेस व्हाट इट वाज़ इन 2023 और 2022 और बिफोर दैट। तो हमें बेस्ड ऑन लेटेस्ट हैपनिंग्स ये गेज करना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड योर करियर। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5.4 मिलियन है। उसकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो टेक है। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्ट्राइप, टिकटॉक, एक्स, इन सब के जो मेन ईयू हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे आयरलैंड में मौजूद हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बहुत हाई सैलरी इन मोस्ट केसेस, क्योंकि हाई टेक यहाँ पे काम करती है। सैलरियाँ जो हैं वो बाकी यूरोपियन सिटी से ज़्यादा है, और सिटीजनशिप का पाथ या स्पेशली पीआर का पाथ काफ़ी फास्ट। जर्मनी में टोटल पॉपुलेशन 84 मिलियन है। एज यू कैन सी, जर्मनी इज़ मच बिगर देन आयरलैंड। मेन स्ट्रेंथ इनकी इंजीनियरिंग है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव सेक्टर है। जर्मन गाड़ियां आपने भी सुना ही होगा, सबसे अच्छी गाड़ियां होती हैं उस ऑटोमोटिव सेक्टर। यहाँ से ग्लोबली जो ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करता है। ईयू मोबिलिटी इजी है, जब आप जर्मनी आ जाते हो तो पूरे यूरोप में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आपको एक्सेस होता है हर जगह का। और जो जॉब मार्केट है, जो लोग वहाँ सेटल हो जाते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग। उसके बाद यूके की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 69 मिलियन है। इधर का जो मेन सेक्टर है, ऑब्वियसली टेक भी इधर स्ट्रांग है, लेकिन जो मेन सेक्टर है वो फाइनेंस की मार्केट, ग्लोबल फाइनेंस या फिनटेक का हब है यूके। लंदन में कैरियर अपॉर्चुनिटीज आई थिंक यूएस के बाद सबसे ज्यादा है, और इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, और जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं उनके लिए सेटल होना यूके में सबसे ज्यादा आसान होता है वर्सेज एनी अदर कंट्री। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनदर कंट्री, वो है आपकी सैलरी। कि जब आप वहां जाके सेटल होगे तो आप बेसिकली कमाओगे कितना। आपकी सैलरी डिसाइड करेगी कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, आप वहाँ सर्वाइव लॉन्ग टर्म में कर सकते हो या नहीं। तो इधर आप देख रहे हैं, एज एन एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरीज निकाली हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नहीं होते, जो रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं या तो फ्रेश ग्रेजुएट्स या 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस उनका होता है। उनकी सैलरी आयरलैंड में अराउंड 70K होती है एज एन एवरेज, जर्मनी में 60K होती है और यूके में 65K होती है। अगर रेगुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो जो रेंज है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वो 50,000 से 90,000 तक जाती है। जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनकी 80,000 से 120,000 तक जाती है। डेटा साइंटिस्ट जो हैं उनकी 60,000 से 110,000 तक सैलरी जाती है। अकाउंटेंट्स जो हैं वो 45,000 से 80,000 तक जाते हैं, और जो नर्सेज हैं उनकी सैलरी 38,000 से 65,000 तक होती है ऑन एवरेज। इसी तरह जर्मनी की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 55,000 से 95,000 तक जा सकते हैं। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो 80,000 से 120,000 तक जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्केट है, वो 55,000 से 90,000 तक उनकी सैलरी हो सकती है। नर्सेज जो है उनकी सैलरी 40,000 से 60,000 हो सकती है। इसी तरह अगर यूके की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो ऑन एवरेज 45,000 से 100,000 तक वेरी कर सकती है इन पाउंड्स। लंदन में स्पेशली 60,000 पाउंड से 130,000 पाउंड तक भी जा सकती है फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनकी सैलरी 70,000 प्लस होती है, और सीनियर आईटी प्रोफेशनल जो है उनकी सैलरी 100,000 प्लस होती है इन पाउंड। जर्मनी और आयरलैंड पूरे यूरोप के टू ऑफ द बेस्ट कंट्रीज कंसिडर होते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरीज होती हैं, और इन सम केसेस रीसेंट पास में ये देखा गया है कि जर्मनी में सैलरियाँ आयरलैंड से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होने लगी। लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द सेक्टर दैट यू आर वर्किंग इन। फॉर एग्जाम्पल टेक की सैलरी हमेशा आयरलैंड में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बिग टेक की फर्म्स हैं, सारी टेक कंपनीज यहाँ पे ईयू हेडक्वार्टर बना के बैठी हुई हैं, तो उधर सैलरियाँ ज़्यादा होती हैं।
अब उस टॉपिक की बात करते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि आपकी ओवरऑल सैलरी मैटर करती है, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आपकी टेक होम पे कितनी होगी, मीन्स आपका टैक्स कितना कटेगा। जिस भी मुल्क में कम टैक्स कटेगा उधर आपका टेक होम ज़्यादा होगा और इवेंचुअली आपका लाइफस्टाइल वहीं पे ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन तीनों कंट्रीज़ को अब चेक कर लेते हैं कि टैक्स कटने के बाद आपकी सैलरी कितनी बचती है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में इनकम टैक्स कटता है, यूएससी कटता है, पीआरएसआई कटता है, ये सब मिलाकर डिडक्शन काफ़ी नोटिसेबल हो जाती है। और सारे बैंड्स के अक्रॉस अगर एक एवरेज निकाली जाए तो अराउंड 68% आप टेक होम लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग हाई सैलरी पे होते हैं वो ज़्यादा परसेंटेज टैक्स में देके उनकी टेक होम एक्चुअली इस 68 से कम होती है। फिर अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो यूरोप का हाईएस्ट टैक्सेशन सिस्टम में से एक है। सिंगल प्रोफेशनल्स को काफ़ी डिडक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन रिटर्न में हेल्थ केयर अच्छा मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी होती है और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स होते हैं जर्मनी के अंदर। ओवरऑल अगर एवरेज निकाली जाए तो जर्मनी में अराउंड 58% आप टेक होम ले सकते हो, 42% टैक्स में कट जाता है। लेकिन अगेन ये वेरी करता है फ्रॉम प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। फिर अगर हम बात करें यूके की तो यूके का टैक्स स्ट्रक्चर रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस भी होता है और काफ़ी हाई टैक्स होता है। मिडिल इनकम अर्नर्स को जनरली जर्मनी से कुछ बेटर टेक होम मिल सकता है यहाँ पे। और ओवरऑल आप अराउंड 75% टेक होम ले सकते हो अनलेस यू आर इन अ वेरी हाई सैलरी टैक्सेशन। ये सब मैटर करता है, लेकिन तब मैटर करता है जब जॉब मिल जाए। तो जॉब मिलेगी यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होना चाहिए जब आप मार्केट चूज कर रहे हो या कंट्री चूज कर रहे हो। आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड का लेबर मार्केट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। मार्च 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 4.7% रिपोर्ट हुई थी। Q1 2026 में एम्प्लॉयमेंट रेट 73.3% था। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस भी हैं। टेक हायरिंग स्लो हो गई है इस साल, स्पेशली एआई एडॉप्शन की वजह से एंट्री लेवल टेक जॉब्स पर प्रेशर हुआ है और काफ़ी सारे ले ऑफ्स हुए हैं इन 2025 एंड 2026। मेटा और दूसरी टेक कंपनीज ने रीसेंट ईयर में वर्कफोर्स की रिडक्शंस की हैं और काफ़ी ले ऑफ्स हुए हैं इन 2025 एंड 2026। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आइलैंड को अभी भी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। रीसेंट 2026 अपडेट्स जो हुई हैं जिसके मुताबिक डजन्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए ऐड की गई हैं, जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट में जो अपडेट्स हुई हैं उनके बारे में, ताकि लेबर शॉर्टेजेस या टेक स्किल शॉर्टेजेस जो हैं उनको कम किया जा सके। और टेक के अलावा जो मार्केट ज़्यादातर हायरिंग करती हैं वो कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है। इन सब में डिमांड स्ट्रांग है। जर्मनी का सबसे बड़ा इशू है एजिंग पॉपुलेशन, रिटायरमेंट वेव, लेबर शॉर्टेजेस। इसीलिए जर्मनी एक्टिवली इंटरनेशनल टैलेंट अट्रैक्ट करता है और आगे भी करेगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड और स्किल्ड वर्कर रिफॉर्म्स इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जर्मनी स्ट्रांग है इंजीनियर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड वालों के लिए, ऑटोमोटिव के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए और जो स्किल ट्रेड्स होते हैं उनके। यूके की मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यूएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है यूके की। और यहाँ पे बहुत बिजनेस होता है इन डिफरेंट सेक्टर्स, स्पेशली इन टेक, स्पेशली इन फाइनेंस। लेकिन इस साल हमने देखा है कि इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हुई है, रूल्स चेंज हो रहे हैं और सैलरी थ्रेशोल्ड्स बढ़ा दिए गए हैं और कई ऑक्यूपेशंस के लिए एंट्री लेवल जॉब्स मिलना मुश्किल हो गई। स्किल्ड वर्कर रूट के लिए सैलरी रिक्वायरमेंट पहले से काफ़ी हायर हो गई है। तो अगर मैं जॉब मार्केट्स का ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो इंजीनियरिंग में जर्मनी इज़ द विनर, टेक में आयरलैंड इज़ द विनर, फाइनेंस में यूके इज़ द विनर और हेल्थ केयर में जर्मनी एंड आयरलैंड बोथ आर द विनर्स एंड शुड बी प्रेफर्ड। अब बात करते हैं पीआर की। यहाँ बहुत लोग सरप्राइज हो जाते हैं। आयरलैंड जनरली 5 इयर्स लीगल रेजिडेंस के बाद लॉन्ग टर्म रेजिडेंस दे देता है। प्रोसेस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड माना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी एडवांटेज है। इसमें एक चीज ये भी है कि जो लोग क्रिटिकल स्किल्स परमिट पे आते हैं उनको बेसिकली ये पीआर सिर्फ 2 साल के बाद मिल जाती है। वो आते स्टैम्प 1 पे हैं और 2 साल के बाद उनको स्टैम्प 4 मिल जाती है, विच इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग अ पीआर। तो अगर आपकी फील्ड टेक की है या ऐसी फील्ड है जो क्रिटिकल स्किल्स की ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है तो पीआर सबसे जल्दी आपको आयरलैंड में मिलेगा। जर्मनी में भी जो पीआर है वो 5 साल में मिलेगा, लेकिन जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, B1 जर्मन कॉमनली रिक्वायर्ड होती है। यूके का जो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है यूजुअली वो 5 इयर्स के रूट के बाद मिल सकता है, लेकिन माइग्रेशन पॉलिसीज फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं और स्ट्रिक्ट हो रही हैं। तो अगर हम पीआर में बात करेंगे कौन सा कंट्री विनर है तो इजी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से आयरलैंड है। स्ट्रक्चर्ड पाथवे सबसे अच्छा जर्मनी का है और मोस्ट पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है वो यूके में है। फिर बात कर लेते हैं उससे भी बड़ा सवाल जो कि माइग्रेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये कि आपको पासपोर्ट कितने सालों में मिलेगा। तो आयरलैंड में जनरली 5 इयर्स रिकग्नेबल रेजिडेंस अगर आपकी हो तो उसके बाद सिटीजनशिप अप्लाई करने का राउट अवेलेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो पासपोर्ट लेने के लिए किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने सिटीजनशिप रूल्स को सिंप्लीफाई किया हुआ है। रिसेंट रिफॉर्म्स ने नेशनलाइजेशन को पहले से फास्टर बना दिया है, लेकिन लैंग्वेज और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट और जर्मन लैंग्वेज ऑब्वियसली
सबके लिए लर्न करना आसान नहीं होता, तो वो एक मुश्किल स्टेप होता है टूवर्ड्स गेटिंग द पासपोर्ट। यूके की बात करें तो यूके का भी जो मेन रूट है वो 5 इयर्स का है, फिर सिटीजनशिप स्टेज पे आप आते हो। टोटल टाइमलाइन यूके की अक्सर आयरलैंड से ज्यादा बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, उसके बाद उनका रिकग्नेबल रेजिडेंस शुरू होता है। तो अगर इसमें देखें तो सबसे जो आसान और सबसे फास्टर रूट है सिटीजनशिप के लिए वो आयरलैंड है। उसके बाद बात कर लेते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन की। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑब्वियसली मैरिड हैं, जिनको अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को यहाँ पे साथ लेके आना है। उनके लिए कौन सा कंट्री बेटर रहेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन कि आपको कौन से कंट्री में जाना है। आइलैंड में स्पाउस रूट जनरली अवेलेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑल्दो वीजा प्रोसेसिंग में टाइम आजकल बहुत ज्यादा लग रहा है। चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंग्लिश एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट को इजी बनाती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्पाउस को नहीं ला सकते, ये बात हम सिर्फ कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो कि किसी परमिट पे जॉब पे यहाँ पे आए हुए हैं। जर्मनी का भी फैमिली रीयूनिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। स्पाउस को जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फेस करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और प्रोफाइल। यूके का फैमिली स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और फीस रिलेटिवली हाई होती है यूके में। तो इन टर्म्स ऑफ फैमिली एज वेल मैं रेट करूंगा आयरलैंड को सबसे ज्यादा, उसके बाद जर्मनी और उसके बाद यूके। लेकिन एज आई सेड आयरलैंड में ऑल्दो प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अभी वो डिस्करेज करने के लिए प्रोसेसिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया हुआ है। और इवन फैमिली वीज़ाज जो होते हैं फैमिली के, वो 1-1 साल बाद लग रहे हैं। और वाइफ के जो वीज़ाज होते हैं स्पाउस के, वो उनका सुनने में आ रहा है कि 1.5 साल से 2 साल भी लग रहा है इन सम केसेस। बंद नहीं हुए वीज़ाज, लेकिन प्रोसेस स्लो है। उसके बाद बात कर लेते हैं हाउसिंग क्राइसिस की, या इसकी कि आपको मूव होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर अकोमोडेशन आसानी से मिल जाएगी या मुश्किल होगी। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की सबसे बड़ी वीकनेस है ही हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग शॉर्टेज है, रेंट्स हाई है, सप्लाई लिमिटेड है। प्रॉपर्टी प्राइसेस 2013 के लो पॉइंट से लगभग 180% तक इंक्रीज हो चुकी है। डबलिन में रूम और अपार्टमेंट ढूंढना माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब वो मूव हो। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, यहाँ हाउसिंग सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जनरली आयरलैंड जितना सिवियर क्राइसिस नहीं है, आपको जगह मिल जाती है जर्मनी में। यूके की बात करें तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है इन सम केसेस, इन सम एरियाज स्पेशली इन लंदन, डबलिन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यूके के पास डजन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सिटीज मौजूद हैं जो कि आयरलैंड में नहीं है। आयरलैंड में अगर आपको पढ़ना है या जॉब करनी है तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन डबलिन, तो आपको डबलिन में ही रहना पड़ता है। जबकि यूके में ऐसा नहीं है। यूके में मैनचेस्टर भी जा सकते हैं, बर्मिंघम भी जा सकते हैं, और बाकी सारे सबर्ब्स में भी जाके रहा जा सकता है, जहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है और वहां से आप बैक एंड फोर्थ ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो हाउसिंग में जर्मनी इज द विनर, देन यूके, देन आयरलैंड। अगर रेंट की बात करें तो आयरलैंड में 1 बेडरूम का जो रेंट है वो अराउंड 2000 यूरो होता है। जर्मनी में वही घर आपको 1100 यूरोज में मिल सकता है, और यूके में भी अराउंड 1800 में, स्पेशली सिटी सेंटर में से बाहर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा कंट्री इनमें से किस तरह के प्रोफेशनल के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि बिग टेक हब है, सैलरी ज्यादा है, पीआर का पाथवे सिंपल है और फास्ट है। इंजीनियर्स की बात करें तो जर्मनी बेस्ट है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की फील्ड की बहुत शॉर्टेज है और डिमांड है, कंस्ट्रक्शन में बहुत काम है। अगर आप स्टूडेंट हैं और इन 3 कंट्रीज में से चूज कर रहे हैं तो आयरलैंड को चूज करना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट चाहिए, आपके गोल सिटीजनशिप हो और जल्द से जल्द हो, और आपका जो करियर पाथ है वो स्पेशली टेक में हो, तो आयरलैंड बेस्ट रहेगा आपके लिए। जर्मनी मोस्ट अफोर्डेबल होगा अगर आपकी लिविंग कॉस्ट आपको कम चाहिए, इंजीनियरिंग की फील्ड में आप काम करते हो और यूरोपियन मोबिलिटी आपको बेस्ट चाहिए, तो आपके लिए जर्मनी बेस्ट रहेगा। अगर यूके की बात करें तो यूके में उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फाइनेंस में काम करना चाहते हैं और परसू करना चाहते हैं उस करियर को, और लंदन में रहने का आपका एक एम्बिशन है। लंदन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। आईटी और हेल्थ केयर की फील्ड में अगर आप काम करते हो तो भी लंदन आपके लिए सूटेबल रहेगा, और एक ग्लोबल हब के तौर पे आप वहां पे काम कर सकते हो। अगर एक फाइनल स्कोर कार्ड हम इधर देखें तो सैलरी सबसे ज्यादा आयरलैंड में है, टैक्सेशन वाइज यूके बेस्ट रहता है, हाउसिंग वाइज जर्मनी बेस्ट रहता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में काम करते हैं तो जर्मनी बेस्ट रहता है, फाइनेंस में अगर काम करते हैं तो यूके इज द ऑप्शन, सिटीजनशिप फास्टेस्ट चाहिए तो आयरलैंड है, फैमिली को बुलाना है, अगर आप वेट कर सकते हो वीजा प्रोसेसिंग के डिले को मैनेज कर सकते हो तो आयरलैंड है। ओवरऑल विनर मेरे हिसाब से अगर आप इन सारी कैटेगरीज को देखें विद इन दीज 3 कंट्रीज तो आयरलैंड रहता है। मैं खुद भी आयरलैंड में रहता हूँ, और चाहे फैमिली रीयूनिफिकेशन हो, चाहे जॉब हो, टैक्स सैलरी हो, या सेविंग्स हो, घर लेना हो, ये सारे काम मैं खुद पर्सनली कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि यहाँ के क्या बेनिफिट्स हैं और प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर मैं यूके जाऊंगा फॉर एग्जांपल तो मुझे वहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन से कंट्री को कंसीडर कर रहे हैं और किस वजह से। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।